अत्याचारी सौतेली माँ और जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है। ब्रिजवासन नामक गांव में दो बहनें कविता और पूजा अपनी सौतेली माँ के पिता राघव ने शीला से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो कविता और पूजा की अच्छी देखभाल कर सके। लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि शीला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम रमा था। शीला रमा से बहुत प्यार करती थी। शीला ने राघव से शादी सिर्फ उसकी धन दौलत हासिल करने के लिए की थी। शीला दोनों बहनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। उन दोनों से घर के काम कराया करती और कोई काम गलत होने पर उनकी बहुत पिटाई भी करती थी। कविता, ओ मनहूस लड़की, कहाँ मर गई? इस लड़की से कभी कोई काम नहीं होता, बस 24 घंटे आराम ही करती रहती है। घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो तो इसे दिखाई ही नहीं देता। कविता, ओ मनहूस कविता, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आई हूँ। मेरे पास चप्पल नहीं है। रास्ते में कांटे और पत्थर मेरे पैर में न चुभ जाए, इसलिए मैं बच बच के आ रही थी। इसी वजह से थोड़ी देरी हो गई। माँ, मुझे चप्पल दिला दीजिए ना। क्यों मनहूस, पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं जो मैं तुझे नई चप्पल दिला दूं? जैसी भी टूटी फूटी चप्पल है उन्हीं से गुजारा कर। अगर नहीं है तो नंगे पैर चल। मेरी बला से तुझे कांटे चुभे या फिर पत्थर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तेरी नई चप्पल के लिए पैसे नहीं है। इतने में शीला की सगी बेटी रमा वहाँ आ जाती है। मम्मी, आपको पता है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने गई थी। तभी मैंने वहाँ बहुत अच्छी सेल लगी देखी। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, उन्हें देखकर तो मेरा मन ही आ गया। ड्रेस, सैंडल, मेकअप, सब चीजों की बहुत अच्छी सेल लगी है। मम्मी, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है। हाँ, क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया। मेरी बेटी को कोई चीज पसंद आए और उसकी माँ उसे ना दिलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे 10,000 में आ ही क्या जाएगा। मैं तुझे पूरे 20,000 रुपए देती हूँ। ये लो, तुम्हें जो भी पसंद हो ले आओ। चूड़ियाँ, कपड़े, सैंडल, मेकअप, कुछ भी जो मन करे उसे ले आना। मेरी बच्ची की मैं हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। माँ, अभी तो आपके पास मेरे 100 रुपए के चप्पल के लिए भी पैसे नहीं थे और आप अपनी बेटी को 10,000 की जगह 20,000 रुपए दे रही हो। पिताजी को आने दीजिए, मैं उन्हें सब बताऊंगी। क्या पूजा दीदी और मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है और हमें फटे पुराने कपड़े देती है और पूरे दिन में सिर्फ एक समय खाना देती है। लगता है मनहूस कल की पिटाई भूल गई। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर शीला बेचारी कविता की बहुत पिटाई करती है और जब उसका पिटाई करके भी पेट नहीं भरता तो वे उसे एक रूम में बंद कर देती है। तभी पूजा शीला को रोकती है, लेकिन शीला पूजा की एक नहीं सुनती और पूजा से कहती है, देख मनहूस लड़की, तेरी बहन को 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। उसने मुझे धमकी दी है अपने पिता को सब बताने की। अपनी बहन को समझा देना, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से अगर उसने मुझे जवाब दिया तो मैं तुम दोनों बहनों की जवान खींच लूंगी। और मैंने तुझे कुछ काम दिया था, कपड़े धोना, इस्त्री करना और गेहूं पीसना। वो सारे काम हो गए क्या, या फिर तुझे भी पिटाई खानी है? माँ, मैंने कपड़े भी धो दिए, इस्त्री भी कर दी है और गेहूं भी पीस दिया है। देखिए, मेरे हाथ पर छाले भी पड़ गए हैं। छाले तो क्या करूं? तुम दोनों बहनें रोटी नहीं खाती क्या? रोटी खाओगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? ये काम तो तूने कर दिया है। सुबह के बर्तन गंदे पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? चल अब जा यहाँ से, जल्दी से बर्तन साफ कर और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। बेचारी पूजा के हाथ में छाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बर्तन साफ करती है और फिर अपनी सौतेली माँ शीला के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में ले जाती है और उनसे कहती है, माँ, मैंने सभी काम कर दिया है। काम करने के बाद अब जो एक समय का खाना देती हैं, वो मुझे दे दीजिए और माँ, कविता को भी खाना दे दीजिए। उससे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि वो आपके सामने जवान न चलाए। वो भी बहुत छोटी है माँ, उसे छोटी समझकर माफ कर दीजिए। नहीं मम्मी, आप इस कविता की बच्ची को खाना मत देना।
भूखे पेट रहेगी तभी अकल ठिकाने आएगी। सोचिए मम्मी, उस लड़की ने आपको धमकी दी है, शीला देवी को धमकी। आप ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं उसे? हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उस करमजली को खाना नहीं दूंगी। देख पूजा की बच्ची, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना लेना है तो ले, वरना जा तू भी जाकर भूखे पेट सो जा। वैसे भी एक समय का खाना नहीं खाओगी तो तुम दोनों बहनें मर नहीं जाओगी। पूजा अपनी सौतेली माँ से अपने हिस्से की एक रोटी ले आती है। माँ ने तो सिर्फ मेरे हिस्से की ही एक रोटी दी है और कविता को 2 दिन तक खाना भी नहीं मिलेगा। मैं मेरी बहन को भूखा नहीं देख सकती। ये रोटी मैं माँ से छुपकर कविता को दे देती हूँ। ऐसा सोचकर पूजा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से छुपकर अपने हिस्से की वो सूखी रोटी कविता के पास ले जाती है। फिर उससे कहती है, छोटी ये ले, एक ही रोटी है, तू इसे खा लेना। और हाँ, इस बात की खबर माँ और रमा दीदी को नहीं लगनी चाहिए। मगर दीदी, आप मुझे अपने हिस्से की रोटी मत दीजिए, मैं भूखे रह लूंगी। आप तो पूरे घर का काम करती हैं, कल सुबह उठकर फिर से काम करने लगोगी। इस रोटी की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, आप इसे खा लीजिए। दोनों बहनें सूखी रोटी एक दूसरे को खिलाना चाहती थी। फिर दोनों बहनें उस एक रोटी को आधा आधा कर कर खा लेती है और पानी पी कर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पूजा और कविता के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हो रहा था। एक दिन कविता रमा की चूड़ियां उसके पास लेकर आ रही थी, लेकिन तभी कविता का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है, जिस वजह से रमा की सारी चूड़ियां टूट जाती है। जब इस बात की खबर रमा को लगती है तो वो आग बबूला हो जाती है और बेचारी कविता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और किचन से गरम गरम चिमटा लाकर कविता का हाथ जला देती है। फिर उसके बाल खींचकर कहती है, क्यों री महारानी, तुझसे देखकर नहीं चला जाता? तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड चूड़ियां तोड़ दी। मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब तूने जानबूझकर किया है, क्योंकि मम्मी तो तुम्हें ऐसी चीजें दिलाती नहीं है, तो तुम मेरी चीजों से जलती हो, इसलिए तूने मेरी चूड़ियां तोड़ दी। दीदी, दीदी मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरा हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। आपने एक छोटी सी गलती के लिए मेरी कितनी ज्यादा पिटाई की और मेरा हाथ भी जला दिया। कृपया करके आप मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कविता के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद रमा उसे छोड़ देती है और बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी कविता पूजा के पास रसोई में जाती है और रोते हुए उससे कहती है, दीदी देखिए ना, हमारी किस्मत कितनी खराब है। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई और पिताजी भी हमारे साथ नहीं रहते। हमारे दुष्ट सौतेली माँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है और देखिए आज तो हद ही पार हो गई। रमा दीदी ने मामूली सी कांच की चूड़ियों के टूटने की वजह से मुझे बहुत मारा और मेरा हाथ भी जला दिया। दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अब हमारी सौतेली माँ मुझे इस पर लगाने के लिए दवाई भी नहीं देगी। दीदी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। नहीं नहीं छोटी, मरने की बात नहीं करते। मैं अभी इस पर टूथपेस्ट लगा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। और दोबारा से मरने की बात मत करना, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। ऐसा कहकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी तरफ बेचारी पूजा और कविता इतना बुरा जीवन जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ रमा एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी। रमा जब मर्जी तब अपनी माँ से जितने मर्जी पैसे लेती थी, उन्हें पार्टी में अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती और तो और आए दिन शॉपिंग भी किया करती। एक दिन पूजा और कविता सब्जी लेने जाती है, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिन्हें रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। दोनों बहनें मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मगर इतनी गर्मी में और कड़कती धूप में तुम दोनों बहनें नंगे पैर क्यों हो बेटी? और बेटा
तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लगी है, तुम दोनों के कपड़े भी फटे पुराने हैं। बेटी, ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथ में फल और इतनी सारी सब्जियां देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम किसी गरीब घर से हो, अच्छे घराने से लग रही हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों बहनें रोने लग जाती है और अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में उस बूढ़ी औरत को बताती है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, ऐसी दुष्ट और अत्याचारी सौतेली माँ भगवान किसी को ना दे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी से जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां देती हूँ। मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ और हमेशा इसी तरह से लोगों की परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम दोनों अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत उन दोनों को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी के पास ले जाती है, जहाँ एक तरफ जादुई सोने की चूड़ियों की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की चूड़ियों की नदी बह रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, पूजा बेटी, तुम जादुई चांदी की चूड़ियां पहन लो। इन्हें पहनकर तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। ये चूड़ियां अपने आप सारा काम कर देंगी। और कविता बेटा, तुम जादुई सोने की चूड़ियां पहन लो। इससे तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक हो जाएंगे और तुम जादुई सोने की चूड़ियों से जो भी खाने के लिए, पहनने के लिए मांगोगी, वो सारी चीजें ये चूड़ियां तुम्हें दे देगी। अरे वाह अम्मा जी, ये जादुई नदी की सोने और चांदी की चूड़ियां तो बहुत कमाल है और सुंदर भी है। देखो, जादुई सोने की चूड़ियां पहनते ही मेरे जख्म ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर चली जाती है। पूजा और कविता जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की वजह से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। शीला पूजा को कितना भी काम कितने भी कम समय के लिए देती, वो जादुई चांदी की चूड़ियों की वजह से चुटकियों में हो जाता। शीला दोनों बहनों को सूखी रोटी देती, लेकिन दोनों बहनें उस रोटी को नहीं बल्कि जादुई सोने की चूड़ियों की वजह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना लेकर उसे ही खाती और पेट भरकर खाती। लेकिन वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के बारे में अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को पता नहीं लगने देती। रमा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी वो एक दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत समय से नोट कर रही हूँ, दोनों मनहूस नौकरानी बहनें बहुत खुश रह रही हैं। हम दोनों बहनों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं और आपने कल कविता की कितनी समय पिटाई की थी, लेकिन उसके शरीर पर तो एक भी निशान नहीं है और ऐसे हंस रही थी जैसे उसे पिटाई का कोई असर ही नहीं हुआ। पहले तो एक थप्पड़ मारने पर कितना ज्यादा रोती थी। हाँ मेरी गुड़िया रानी, तुम सही कह रही हो, कोई गड़बड़ तो लग रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। इस तरह से दोनों माँ बेटी पूजा और कविता के ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन पूजा घर की सफाई हो जाए। जादुई सोने की चूड़ियां, बहुत तेज भूख लगी है, हमारे सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाए। उनके इतना कहते ही तुरंत घर की सफाई हो जाती है और उनके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये सब देखकर रमा और शीला हैरान रह जाती हैं और उन दोनों बहनों के पास जाकर कहती है, अच्छा तो महारानी, तुम दोनों के पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां हैं और तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। अभी बताती हूँ। क्यों करमजली, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर तुम्हारे पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी, ये जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां मुझे चाहिए, कितनी ज्यादा सुंदर है। ये चूड़ियां नौकरानी के पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? ये जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो कहती हूँ उसे कर देती हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये चूड़ियां उतार कर मुझे दो।
जैसे ही शीला दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी देती है तो दोनों बहनें डर जाती है और अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां शीला को दे देती है। जैसे ही रमा वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां पहनती है तो उसके हाथ जलने लगता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जादुई सोने की चूड़ियों से आवाज आती है, शीला, तुम दोनों ने मिलकर जो पूजा और कविता के ऊपर अत्याचार किया है, ये उसी की सजा है। अब पता चला जब हाथ जलता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है, और तुमने तो जानबूझकर बेचारी के ऊपर कितना अत्याचार किया है। जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां? रमा दीदी को बहुत दर्द हो रहा होगा, कृपया करके उन्हें छोड़ दो। पूजा के इतना कहते ही शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूजा और कविता से माफी मांगती है। शीला के आंसू सच्चे थे और वो सच्चे दिल से माफी मांग रही थी। इसलिए जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां रमा को बिल्कुल ठीक कर देती है। तुम दोनों बहनें कितनी ज्यादा अच्छी हो। हमने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, फिर भी तुमने हमें जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के कहर से बचा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज के बाद मैं तुम्हें सगी माँ जैसा प्यार दूंगी और अब तुम दोनों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज से मेरी एक नहीं 3 बेटियां हैं। आ जाओ बच्चे, मेरे गले लग जाओ। इस तरह शीला पूजा और कविता के अच्छे स्वभाव की वजह से और उन्हें सगी माँ जैसा प्यार देती है। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है, क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी, साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है,
इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है, लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी। ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी। मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परीलोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है, अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है।
तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परी लोग वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी। इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है। दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुँच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी के वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुँचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सकें। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
बेटी, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवरटाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवरटाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवरटाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवरटाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवरटाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रीति की शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल, हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते हैं। उसके बाद दोनों एक दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए। ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और इसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ, मैं अभी भूखे रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपनी जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरे शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई
और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्या परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्या परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है। ये दहेज कहाँ है? ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को। चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी, पहले आप खुद को देखिए। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति, तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।